आज ना एक नई वाइब है, 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, और हमारे साथ एक नए गेस्ट है सन्नी भैया। तो सन्नी भैया ने यार अपनी कॉलेज जर्नी स्टार्ट करी थी गलगोटिया से। अब तो बेसिकली मैं यूपी से आता हूँ, तो यूपी में ना पैसों को वैसे भी डेमोनाइज करके रखा हुआ है कि यार बंदा पैसा कमा रहा है तो उसने 2 नंबर का ही पैसा कमाया होगा। पर आप एक चीज़ सोचो ना, 2015 से पहले यूट्यूब का एक्सेस ही नहीं था लोगों के पास। भैया क्या प्लान्स है आगे के डेसीवुड के आपके पर्सनली? डेसीवुड का तो सिंपल सा प्लान है कि 2 साल के अंदर 100 करोड़ का ब्रांड बनाना है। और मतलब वी आर इंडियाज फर्स्ट ब्रांड जिसके पास ऑडियो पेटेंट भी आ गया है। मतलब इंडिया का कोई भी ब्रांड नहीं है जिसके पास ऑडियो पेटेंट हो। हाय एवरीवन, हम अपने सारे पॉडकास्ट एक ना ट्रेडिशनल सेटअप में करते हैं जो कि हमने गलगोटियाज में बना रखा है। बट आज ना एक नई वाइब है, 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, और हमारे साथ एक नए गेस्ट है सन्नी भैया। तो सन्नी भैया ने यार अपनी कॉलेज जर्नी स्टार्ट करी थी गलगोटिया से। अब उनका ब्रांड डेसीवुड शार्क टैंक में फीचर हो रखा है, अच्छा खासा रेवेन्यू कर रखा है, फंडेड कंपनी है। एंड सन्नी भैया को पॉडकास्ट पे लाने का मेरा मेन मोटिव था उन सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना जो कि अभी अपने कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई कर रहे हैं। कॉलेज में GIC राइज जैसे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। तो इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी कि मैं सन्नी भैया को पॉडकास्ट पे ला चुका, जो डेसीवुड के फाउंडर है। भैया वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भाई। मतलब मैं अपनी जो जर्नी है सिर्फ उसी को शेयर कर पाऊंगा। एग्जैक्टली। तो भैया आप फॉलो करते हो इन सब आइडियल्स को, कुणाल शाह वगैरह? हाँ मतलब यस, मतलब मैं कुणाल शाह, दीपिंदर गोयल, रितेश अग्रवाल, रितेश मलिक सर, विजय शेखर शर्मा सर, इन सब से मतलब बहुत सारे लोगों से तो मिला भी हूँ। पर इन सारे लोगों को फॉलो भी करता हूँ, इन सब लोगों की ट्रेड्स भी फॉलो करता हूँ क्योंकि एक्चुअली में दे आर द OG ऑफ स्टार्टअप्स। क्योंकि मतलब इन लोगों ने जब स्टार्ट करा था उस टाइम पे तो स्टार्टअप था क्या, मतलब अभी अगर संजीव बिखचंदानी सर को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से जितने भी स्टार्टअप्स आए हैं, चाहे फ्लिपकार्ट ले लो, जोमेटो ले लो, ओला ले लो, उबर ले लो, ये ओला ले लो, या कोई भी मतलब इंडियन स्टार्टअप्स जितने भी है, पेटीएम वगैरह जितने भी हैं, ये सारे के सारे उस टाइम पे स्टार्ट हुए थे जब आपको पता ही नहीं था कि क्या होता है स्टार्टअप। और प्लस एड ऑन आज की डेट में तो यूट्यूब पे सारी की सबकी स्टोरीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। पर आप एक चीज सोचो ना, 2015 से पहले यूट्यूब का एक्सेस ही नहीं था लोगों के पास। मतलब उतना इंटरनेट उतना खर्चा, मतलब महंगा था उस टाइम पे। वो तो अंबानी साहब आए, उन्होंने सस्ता कर दिया जियो के आने के बाद। पर अकॉर्डिंग टू दैट मतलब आपने 2015 से अभी तक अगर आप देखोगे तो आज की डेट में सबको पता है कि स्टार्टअप्स क्या है, ठीक है। पर अगर मैं अपनी बात करूँ 2015-17 के टाइम पे एक हमारे बहुत वेल नोन सर हैं, राजवंश सर नाम है उनका। वो फिजिक्स वाला के टीचर है, और मतलब अगर आप उनका चेक करोगे राजवंश सर डाल के फिजिक्स वाले में, वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स के टीचर हैं। तो उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी जब हम 11th में थे, तो उस टाइम पे वो फिजिक्स वाला में ही थे। तो वो एक इंस्टीट्यूट में थे वो, और मैं उनसे ही पढ़ता था फिजिक्स। तो जब मैंने उनसे पढ़ा, मैंने कहा यार क्या कर रहे हो सर आप? तो उन्होंने बताया कि भाई मैं इन शॉर्ट जैसा एक ऐप बना रहा हूँ, ठीक है। पर इन शॉर्ट जैसा ऐप वो आपको लाइव मतलब 15-15, 20-20 मिनट की क्लिप्स देगा वो आपको। और उनका कुछ ये भी था, हाँ इन शॉर्ट, हाँ यूट्यूब पे नहीं, न्यूज़ देगा, 15-15 सेकंड, हाँ 15-15 सेकंड की न्यूज़ देगा आपको। यार ये तो बढ़िया है यार। पर अनफॉर्चुनेटली वो चला नहीं, और उसी टाइम पे इनशॉर्ट बना था और इनशॉर्ट चल गया। अच्छा, ओके। तो मतलब उसी के चक्कर में उन्होंने हमें पढ़ाना छोड़ा था। 11th तक उन्होंने हमें पढ़ाया, और 12th में उन्होंने हमें छोड़ दिया कि भाई अपना अपना देख लो। तो पर अनफॉर्चुनेटली राजवंश सर देख रहे हो ना आप तो इसकी वजह से मतलब मेरे को पता चला, मैंने कहा यार स्टार्टअप नाम की भी कोई चीज़ होती है। और मतलब वो बंदा IIT धनबाद से थे शायद से वो। तो मैंने सोचा यार IIT धनबाद का बंदा मतलब जब स्टार्टअप नाम की कोई चिड़िया को पकड़ने का ट्राई कर रहा है, तो वो मतलब भाई करना तो अल्टीमेटली वही है, स्टार्टअप ही करना है। चाहे वो डिग्री की बात करो, चाहे डिग्री से पहले कर लो। और जब मैं बीटेक करने गया, तो बीटेक करने जाने के टाइम पे 12th तक अगर इंजीनियरिंग के बच्चे या मैथ्स पढ़ी हुई है लोगों ने, तो लोगों को पता होगा कि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट करके एक फर्स्ट ईयर में आती है। हाँ, नो फर्स्ट ईयर की नहीं, मतलब मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने C++ और C में जब मैं 12th में था, मैंने इनवर्स और आपको ये सारा सब कुछ मैंने निकालना सिखा दिया था। मतलब एक कोडिंग आपका मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया था कि आप उसमें अपना पूरा मैट्रिसेस बना सकते हो, डिटर्मिनेंट बना सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो उस मैट्रिसेस का,
और इन्वर्स के बाद जितनी भी सारी चीज़ होती है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की, वो सारी की सारी आप अपने नंबर्स डालो और वो नंबर्स वहाँ पे होके आ जाते थे। तो वो चीज़ मेरे मतलब मैंने 12th में सीख ली थी। मतलब मेरे को C++ आती थी, C आती थी, जावा आती थी, C# आती थी और बहुत सारी लैंग्वेजेस मैंने 12th तक सीख ली थी। अब जब मैं 12th के बाद कॉलेज में गया तो कॉलेज में मैंने एक चीज़ देखी कि यार भाई इतने मतलब पहला साल तो कोडिंग थी ही नहीं ऑलमोस्ट, सिर्फ एक लैंग्वेज सी, शायद से सी पहले साल तो वही पढ़ाते हैं ना जो 11th 12th का आता था हाँ हाँ, पर वो उसमें थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं, अगले साल देखते हैं। अगले साल देखा, अगले साल भी भाई वही हाल। अगले साल भी मतलब 2 लैंग्वेज थी शायद से, C++, या C# थी, कौन सी थी मेरे को याद नहीं है। तो मेरे को वो चीज़ चमकी नहीं। मैंने कहा यार 4 साल वेस्ट करना डिग्री के लिए और अल्टीमेटली तुम्हें पता चल रहा है कि भाई तुम्हें करना यही है, तो क्यों ना स्टार्ट कर दिया जाए। राइट। तो उसी टाइम पे मतलब मेरे पास आइडियाज़ आते रहते थे और मेरा एक दोस्त था आयुष, तो उसका भी दिमाग इसी साइड पे चलता था, वेल्थ क्रिएशन साइड पे। मतलब आपका को-फाउंडर थे या कैसे मतलब? हाँ मतलब उस टाइम पे को-फाउंडर तो नहीं, मतलब भाईचारे वाला सीन था। तो वो भी सेम कॉलेज से था? हाँ गलगोटिया से ही था वो भी। तो गलगोटियाज में आप और आयुष दोनों ट्राई करते थे कुछ फर्स्ट सेकंड ईयर में कुछ ना कुछ क्रिएट करने का, बनाने का। आपने कभी सोचा था कि वहां से अब इवेंचुअली आप इतनी बड़ी कंपनी बना लोगे जो शार्क टैंक में आएगी और ये सब होएगा? टू बी ऑनेस्ट मेरे को शार्क टैंक का पता ही नहीं था। अच्छा। मतलब जब शार्क टैंक में सिलेक्शन वगैरह सब कुछ हो भी गया तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को कुछ घंटा नहीं पता था कि भाई शार्क टैंक नाम की चिड़िया होती क्या है। मेरे को मतलब आइडिया ही नहीं था कि शार्क टैंक क्या है। और मतलब मेरे को ये चीज़ का आइडिया नहीं था कि यार इतना बड़ा होगा शार्क टैंक करके कुछ। और फिर उसके बाद मतलब जब सीजन फर्स्ट हुआ हमारा, जब हमारा सिलेक्शन वगैरह हुआ वहाँ पे, तो अनन्या काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने वो यूएस का शार्क टैंक देख के आ रहा था। अच्छा भैया थोड़ा सा पहले जाते हैं कि कैसे आप अनन्या सर से मिले, है ना, कैसे आपने क्या क्या उस आयुष के बाद क्या करा आपने? तो आयुष और मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी कूलोपूल नाम से। तो इनिशियली वहाँ पे हम लोगों को जैसे कॉलेज के बच्चे होते हैं, कॉलेज के बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। और आफ्टर 3rd ईयर वो कंपलसरी हो जाता है कि आपको इतनी इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उन्होंने कहा यार ये ऐसे कैसे, मतलब अब कैसे करे बंदा। तो मैंने वही चीज़ सोची, मैंने कहा यार कुछ करते हैं इसके बारे में। तो हम लोगों ने बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज़ हैं उनके साथ बात करनी स्टार्ट करी, हमने उनसे टाइप करना स्टार्ट करा। उस टाइम पे हम लोगों ने उनको पिच करा कि सर आप हमें एक छोटे छोटे अपने प्रोजेक्ट्स दे दो, हम आपके प्रोजेक्ट्स आपको हैंड ओवर करेंगे जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे वो। और उन प्रोजेक्ट्स के हैंड ओवर करने के टाइम पे अगर आपको जो भी वर्क आपको अच्छा लगेगा आप मेरे को बता देना, हम उस बंदे को आपको सामने से रेफर कर देंगे एज अ इंटर्न। और वो आपने बंदे कहाँ से लेकर आए? कॉलेज के आपके म्यूचुअल्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, जूनियर्स। ठीक है, हाँ ओके। तो हमने वही करना स्टार्ट करा हमने, मतलब और उसमें भी सिंपल सा मॉडल था यार कि अगर हमें लाख रुपए मिल रहा है तो हम 50,000 रुपये बच्चों को देते, 50,000 रुपये हम अपने पास रखते थे। तो उसमें ये था कि उनके लिए भी सोर्स ऑफ इनकम हो गई, प्लस जो कंपनी है उनके लिए भी काम निकल गया। क्या नाम था आपकी कंपनी का? कूलोपूल। अच्छा। तो इट्स बेसिकली कूल टू पूल। ओके। तो बेसिकली पूल ऑफ सोसाइटी, पूल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और उनको काम करा के कूल करा रहे थे। और उनके लिए मतलब ये चीज़ थी कि उनके पास ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कोई भी अर्ली स्टेज स्टूडेंट के लिए, कि उनके पास ना कोई बैकग्राउंड नहीं होता कि भाई मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग कर रखी है, मैंने वीडियो एडिटिंग कर रखी है या XYZ कुछ भी। तो उनको जब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता तब तक उनके लिए कोई फायदा नहीं होता ना, कि मतलब वो सामने से दिखाएंगे क्या कि मैंने क्या करा है। तो उनके लिए हम वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बता देते कि यार ये चीज़ कर लो, अगर तुमने सही कर लिया तो तुम इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी दिला देंगे सामने से। और जैसे उस टाइम पे बहुत सारी कंपनी थी, इंटर्नशाला, frap.com और बहुत सारी कंपनी थी ऐसी छोटी छोटी जो बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करती थी। दे आर डूइंग गुड, बट उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी कि यार वो बोलते थे कि जब भी, मतलब मैंने भी इंटर्नशाला पे बहुत बार अप्लाई करा है, और बट अल्टीमेटली मेरे को ये सुनने को मिलता था जब भी मैं किसी मतलब सिलेक्शन हो जाता था मेरा, कि मतलब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हो जाता था, फिर जब उसके बाद इंटर्नशिप के लिए जाता था उस टाइम पे बोलते थे कि भाई करा क्या है, करा तो कुछ नहीं है। ओके, वो प्रोजेक्ट्स नहीं थे आपके? हाँ, कुछ मतलब वो बैकग्राउंड ही नहीं था ना कि करा क्या है तुमने अभी तक।
Right. अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर वो तुम्हें बुला रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए बुला रहे हैं, ग्राफिक डिजाइन के लिए बुला रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए बुला रहे हैं अगर वो आपको, तो आपके पास कुछ बैकग्राउंड तो होना चाहिए। बिल्कुल राइट भैया। बैकग्राउंड ही नहीं था, तो वो जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई इसमें करा और काफी अच्छा खासा धंधा बनाया उसमें। मेरे को लगता है मार्केट साइज बहुत बड़ा है ना इंटर्नशिप वाली का, बहुत बड़ा है। लोग नीशेस में क्रैक कर रहे हैं, जैसे अभी बीवीसी ने इन्होंने वेंचर कैपिटल में करवा रखी है जिसमें ये पूरा टैलेंट पूल दे रहे हैं और इंटर्नशाला एग्जिस्ट कर रही है जब भी बहुत सारी सिमिलर कंपनीज कर रही है। तो भैया हमने भी ना, मैंने भी फर्स्ट ईयर में ऐसे ही कुछ बनाया था कॉलेज प्रेन्योर्स में, जिसमें हमने सारे बच्चों को ऐड कर दिया था और मेरे पास मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड की कंपनी ने बोला था कि उसको एक ग्राफिक डिजाइनर हायर करना है। तो हमने क्या करा, एक लोगो कंपटीशन बना दिया कि जो भी हमारी कंपनी का लोगो बेस्ट बनाएगा उसको वहां इंटर्नशिप हम दिलवा देंगे। तो ऐसे कर कर छोटे छोटे गिग्स का हमने भी वही कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हाँ, तो वही कर रहा हम लोगों ने। और उस टाइम पे जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था तो उस टाइम पे हमें मतलब ये नहीं आइडिया था कि यार ये इतना बढ़िया हो जाएगा। हम मतलब हमारा 4-5 लाख रुपए महीने का धंधा बन गया था उस टाइम पे। तो पर उसकी वजह से मैंने मतलब गलगोटिया के फर्स्ट ईयर में आप 4-5 लाख कमा रहे थे। फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड थर्ड ईयर थर्ड ईयर में 4-5 लाख। आप उन कंपनीज को रीच आउट कैसे करते थे? फॉर्चुनेटली मेरा पैर टूट गया था उस टाइम पे। ओके। तो फॉर्चुनेटली इसलिए कि मेरे को उसकी वजह से 3 महीने के लिए बेड पे रहने के लिए बोले थे डॉक्टर ने। पर मेरी मम्मा मेरे से ज़्यादा जिद्दी। मेरे को याद नहीं यार कौन, फर्स्ट ईयर में हमारे डीन जो थे, केमिस्ट्री के टीचर थे, नाम याद नहीं है मेरे को उनका। नीचे वाले फ्लोर पे बैठते हैं, केमिस्ट्री के टीचर थे। तो केमिस्ट्री के डीन थे, चश्मा लगाते हैं। तो भाई साहब मेरी मम्मा वहाँ पहुँच गई गलगोटिया कि इसको पेपर दिलाने हैं। अच्छा। तो वो कह रहा कि पैर टूटा हुआ है इसका। कह रहा कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ना हॉस्टल में रख देते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है रख दो। भाई साहब मैं यहाँ से गलगोटिया यूनिवर्सिटी गया हूँ, ठीक है, पैर टूटे में, मेरा यहाँ तक फ्रैक्चर था, थाई तक, नीचे से थाई तक। अच्छा। और मैं मतलब वहाँ पे जाके पेपर दे के आया हूँ। और मेरे दोस्त जो थे, बहुत बढ़िया बढ़िया दोस्त थे मेरे, सिमर, आयुष, हर्ष, पारस, और मतलब इतने बढ़िया दोस्त थे मेरे कि मतलब व्हील चेयर पे लेके डोल रहे हैं मेरे को। आकाश भी था। आकाश हमारे सेक्शन का नहीं था, आकाश दूसरे सेक्शन का था। और मेरे को मतलब उसी के साथ अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उसी के साथ रूम शेयर करूं। नाइस। तो मैं 10 दिन के लिए हॉस्टल रुका था। और भाई हॉस्टल में क्या ज़िंदगी थी। और राहुल मेरा दोस्त, मेरा भाई जो था, उससे मतलब इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा हुई। और राहुल, ये सारे के सारे जितने भी दोस्त हैं मेरे, इन लोगों ने बहुत हेल्प करी थी उस टाइम पे। मेरा पैर टूटा तो मेरे को व्हील चेयर से लेके जाना। और 3 महीना मैं बेड पे जब पड़ा रहा, तब मैंने उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा सुना। और मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्सेज वगैरह करे ऑनलाइन। गूगल का कोर्स था, फेसबुक का कोर्स था, और बहुत सारे कोर्सेज थे। तो मैंने वो सारे कोर्सेज करे। उसके बाद मेरे को मतलब दिखा, मैंने कहा यार पैसा तो बन सकता है। फिर मतलब मैंने पेपर ऐसे ही दे दिए रफली। फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ गया, बाद में बाहर आया, जब मैं मतलब कॉलेज के पेपर देने के बाद, जब मेरा जो लेग में फ्रैक्चर था वो सारा सही हुआ, उसके बाद मैंने पॉलिसी बाज़ार नाम की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा। और वहाँ पे मेरा इंटर्नशिप में हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ और देखी कि मतलब रितेश अग्रवाल का, मैंने बताया कि रितेश अग्रवाल सर जो थे, उनका 17 साल में ये था कि रायगढ़ नाम से एक जगह पे से वहाँ से उठ के आए थे और ओयो नाम की बड़ी सी कंपनी खड़ी करी। अब भाई ओयो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी, 17 साल का लड़का पीटर थिल से पैसा उठा के बैठा हुआ है। पीटर थिल जो फेसबुक का फर्स्ट इन्वेस्टर था, पेपैल का वन ऑफ द फाउंडर था। तो मैंने कहा यार भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा तो मेरे ऊपर तो मतलब थू है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ थी। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार नहीं करना है, कुछ उखाड़ना है इसी साइड पे। ठीक है भाई। तो हम लोगों ने मतलब रीच आउट करना शुरू करा कि रितेश अग्रवाल सर को सबसे पहले इन्वेस्टर किसने डाला था। अपूर्व रंजन शर्मा सर थे और एक 100x VC के फाउंडर थे। तो 100x VC के फाउंडर को मैं रीच आउट नहीं कर पाया क्योंकि उनकी लिंक्डइन की 35,000 कुछ रिक्वेस्ट होती है, उसके ऊपर चली गई थी, तो उनको ऐड नहीं कर पाया उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे। ठीक तो उनको रिक्वेस्ट ऐड नहीं। उस टाइम पे 100x VC का फाउंडर पंकज सर? नहीं 100x VC के जो फाउंडर थे वो संजय मेहता। अब तो शायद उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया ना? नहीं अभी भी है। ओके, उन्होंने कर दिया। शशांक सर ने, शशांक राणादेव ने कर दिया। ओके। तो उस टाइम पे 100x VC था भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट।
उस टाइम पे 100x VC शुरू नहीं हुआ था, उस टाइम पे कुछ और नाम था उसका, कोई और फैमिली ऑफिस के थ्रू इन्वेस्ट करते थे। 100x VC बाद में आया। जब मैं मतलब मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी मिली अपूर्व शर्मा का, तो फिर मैंने चेक करा VCATS करके कंपनी है, वेंचर कैटलिस्ट करके। फिर वहाँ पे उनकी पोर्टफोलियो भी अच्छी खासी थी, बियर्डो, PSafe, ओयो और ये सारी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था। तो फिर मैंने वहाँ पे देखा, मैंने कहा नीरज त्यागी करके एक इन्वेस्टर है जो दिल्ली NCR में बैठते हैं, तो वो एक ना इंटर्न हायर कर रहे थे फॉर दिस वर्क कि मतलब क्योंकि एक्चुअली में उस टाइम पे एंजल नेटवर्क था VCATS। तो मैंने वहीं पे मतलब इनरोल करा, मैंने मतलब बोला तो मतलब मेरी सारी डिस्कशन हुई है नीरज सर के साथ। नीरज सर ने बोला कि यार करण तूने जिंदा एंजल इन्वेस्टर देखा है? मैंने कहा नहीं सर मैंने तो नहीं देखा जिंदा एंजल इन्वेस्टर की कोई बात करके पैसा डाल दे। तो ये सेट कि चल तेरे को मैं जिंदा एंजल इन्वेस्टर दिखाता हूँ और आ जा तो इंटर्नशिप कर ले हमारे साथ। तो मैंने उनके साथ इंटर्नशिप करी। वहाँ पे मैंने बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कंपनीज देखी, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स और मोबीसी के फाउंडर जो आकाश हैं, जो जिप इलेक्ट्रिक, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्टर भी है, उनसे भी मैं उसी टाइम पे मिला। तो बहुत सारे लोगों से मैं उसी टाइम पे ट्रैक करा। आप एनालाइज करते थे कौन सा स्टार्टअप बेस्ट था? नहीं, मेरा काम ये था सिर्फ कि स्टार्टअप्स को लेके आना है और एंजल इन्वेस्टर्स जो थे उनको मतलब बीच का जो गैप होता है कि एक एंजल इन्वेस्टर ने उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो वो डॉक्यूमेंट्स को फॉलो अप कराना, ये सारा सब कुछ मेरा काम था। तो ये सारी चीज़ें हुई तो मैंने कहा यार बढ़िया है। उसी टाइम पे मेरे को अनन्या मिला और अनन्या अपने डिस्ट्रीब्यूट के लिए इन्वेस्टर रीच आउट कर रहा था। अच्छा, इन्वेस्टर रीच आउट कर रहा था तो हमारी बात हुई अनन्या से। तो मतलब प्रोडक्ट सॉलिड था, डिग्री मतलब उसका बैकग्राउंड भी सॉलिड था क्योंकि वो NSIT से BTech करके आया था और IIT मद्रास से वो उस टाइम पे MTech कर रहा था। तो IIT का बैकग्राउंड भी था। तो बढ़िया है, करते हैं। तो नीरज सर से बात कराई। नीरज सर ने बोला कि यार मैं पैसा डाल देता हूँ, फिर बाद में इसको VCATS में लेके चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसी 1-2 महीने के अंदर अनन्या ने बोला कि यार करण मेरे को ना को फाउंडर की ज़रूरत है, तू को फाउंडर की साइड पे आ जा। अच्छा ऐसे ही बोल दिया मतलब? हाँ, क्या को फाउंडर ढूंढना इतना इजी होता है कि? नहीं एक्चुअली में मैं उसकी हेल्प कर रहा था ना, तो मतलब मैं तो सारे फाउंडर्स की हेल्प कर रहा था। हाँ उस टाइम पे। तो पर उसको लगा कि यार मेरे को मतलब कोई ऐसे ही बंदा चाहिए जुगाड़ू टाइप का, स्ट्रीट स्मार्ट टाइप का, तो उसके लिए करण ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने कहा यार भाई मतलब मैं स्टार्टअप की उस साइड पे बैठ रहा हूँ और अब मैं इस साइड पे आऊँगा तो मेरे लिए मतलब थोड़ा सा रिस्की हो रहा था चीज़। तो मैंने सोचा मैंने कहा यार क्या करूँ। फिर मैंने 2-3 फाउंडर से बात करी, मैंने कहा कि क्या कर सकते हैं। तो कह रहा कि देख तेरे को बाद में तो करना ही है तो अभी कर ले, जितना जल्दी करेगा तो उतना अच्छा। तो 2019 में कब 2019 में हुई थी? 6 साल हो गए। हाँ, तो 19 एंड में मैंने ज्वाइन करा था, ऑलमोस्ट नवंबर-दिसंबर की साइड पे। तो फिर वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट करा और 2020 में कोविड आ गया। तो जिस टाइम पे कोविड आया तो उस टाइम पे हमारे पास पैसा था, नीरज सर ने पैसा दे दिया था हमें। तो हम लोगों के पास दिमाग में यही था कि यार तो पता ही नहीं कोविड कितने टाइम तक चलेगा, पर पैसा है हमारे अकाउंट में तो क्यों ना इसको उड़ाया जाए। तो हम लोगों ने उड़ाया तो ऐसे नहीं, हम लोगों ने उसके मार्केटिंग ऐड चलाए। हम लोगों ने कंज्यूमर का बिहेवियर चेक करा कि कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। तो काफ़ी अच्छी कन्वर्जन आई, मतलब 20-20, 25-25 रुपए के अंदर कन्वर्जन आ रही थी उस टाइम पे। तो सबकी मतलब मार्केटिंग बूम पे हो रखी थी, पर हमारे केस में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन। सब लोग घर पे बैठ के फ़ोन चला रहे थे। हाँ मतलब 20 रुपए में कन्वर्जन आ रही थी भाई। 1000 रुपए का प्रोडक्ट 20 रुपए में कन्वर्जन, सोचो कितना रोआस निकल रहा है, कितना कम कैक। अच्छा मतलब कैक 20 रुपए भाई, ये सोचो कैक 20 रुपए। बिल्कुल। तो और इसमें अभी तो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज में अरे अब तो 400-450 रुपए से कम कैक नहीं है। तो हमने वही करा, हमने कहा चल ठीक है बढ़िया है, मार्केट में सही चल रहा है प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टर्स को रीच आउट करना शुरू करा। तो जो हमारे सबसे पहले इन्वेस्टर थे सुनील कामत सर, हमने उनको रीच आउट करा। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है सीन, आपको मतलब हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। वो उस टाइम पे शेयर चैट करके कंपनी थी, उसमें CBO थे। ओके। तो CBO थे वहाँ पे। तो मैंने बोला कि ठीक है एक बार डेक वगैरह भेज। मैंने डेक वगैरह भेजी, उन्होंने नंबर शेयर करा। मैंने बोला भाई मैं डाल रहा हूँ पैसा, ठीक है तो कितना राउंड उठा रहे हो? मैंने कहा सर 25-50 लाख रुपए का उठाने का प्लान है। तो उन्होंने बोला ठीक है कर ले। कह रहा मेरे पास भी 2 इन्वेस्टर से मैं कनेक्ट कराता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो 2 इन्वेस्टर से उन्होंने कनेक्ट कराया, उन्होंने भी एक कॉल पे हाँ बोल दिया। फिर एक नीरज सक्सेना। क्या सॉलिड चीज़ थी उस टाइम से? एक्चुअली में ना इन्वेस्टर या कोई भी पर्सन ना आपका ऑरा पकड़ता है, ठीक है।
कि क्या आप उसकी कंपनी के लिए पैसा बना पाओगे या आप उसके लिए पैसा बना पाओगे। अगर नहीं बना पाओगे तो क्या आपके अंदर दम है कि आप बड़े बड़े प्लेयर्स को टेक डाउन कर सकते हो या आप कुछ उखाड़ सकते हो लाइफ में। तो उनको ट्रस्ट था और उनको ट्रस्ट है अभी भी कि भाई मैं उखाड़ लूंगा कुछ ना कुछ। मतलब एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें स्मूथ रही हैं, सारा सब कुछ बढ़िया रहा है, पर हाँ गलतियां हमसे भी हुई हैं, गलतियां बहुत सारे लोगों से होती हैं, पर गलतियों से निकल के आना वो थोड़ा ज़्यादा बेटर मतलब हेल्प करता है। और मतलब जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं सबको ये दिखता भी है कि भाई लिटरली उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ियाँ करी हैं पर उन बेवकूफ़ियों से निकल के भी आए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने करी थी। तो नीरज सक्सेना सर, नीरज त्यागी सर, प्रतीक कुमार, श्री कृष्णन और रोहित राज जो अभी डनडील करके कंपनी है, उससे पहले वो ग्लिच के फाउंडर थे और चैटरबॉक्स के फाउंडर थे। उन्होंने वो चैटरबॉक्स और ग्लिच दोनों कंपनीज को बेच दी और अभी वो डनडील करके कंपनी चला रहे हैं। यार कंपनी बेच दी ऐसे मतलब बहुत ही मुश्किल होती हैं चीज़ें, और ये लोग ऐसे कर देते, इतना इजीली साउंड करती है। नहीं तो एक्चुअली में कंपनी बेचना यार ये ना बच्चे को बेचने वाली बात होती है। क्योंकि अब अगर मेरे को कोई बोले कि भाई तेरे को डेसीवुड सेल आउट करनी है या कुछ भी ऐसा कुछ करना है तो क्या मैं उसके लिए तुरंत के तुरंत हाँ बोलूँगा? हाँ वैसे बोल सकता हूँ क्योंकि एक्चुअली में ना जब आप देखोगे ना तो आपको दो चीज़ें दिखती हैं। पहला वेल्थ क्रिएशन कि भाई मेरे पास इतना पैसा होगा। दूसरी चीज़ कि यार अब जब मैं इस कंपनी को बेचूंगा तो जो दूसरा बंदा आएगा तो क्या वो दूसरा बंदा मेरे जैसे जस्टिस कर पाएगा? और ब्रांड तो जाना मेरे नाम से ही जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आशुतोष वेलानी और बियर्डो के जो दोनों फाउंडर्स हैं, आशुतोष वेलानी और जो अभी भी आपने स्टोरी डाली थी, हाँ रेने कॉस्मेटिक्स, हाँ तो उन्होंने बियर्डो करके कंपनी बनाई थी और बियर्डो कंपनी में वीगैट्स भी इन्वेस्टर था। तो उन्होंने जब सेल आउट करी ना उसको, मेराको को सेल आउट करी थी आई गेस, मेराको को या मेराको को ही सेल आउट करी थी जो कि शाह वेंचर्स करके है अभी, ठीक है। तो उनको सेल आउट करी थी। अब जब वो बिकी कंपनी तो उनके मतलब अल्टीमेटली प्रोडक्ट में अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो गालियाँ तो फाउंडर्स को ही पड़ेंगी, राइट। पर उन्होंने तो कंपनी बेच दी, उनका कोई लेना देना थोड़ी है। पर अल्टीमेटली ना वो बंदे के मन में वो रह जाता है कि यार भाई मैंने अपनी कंपनी बेच दी और ये सारी चीज़ होगी। तो वो चीज़ होती है, सबके मन में होती है। पर अगर वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो भाई उसके बाद उन्होंने 2 कंपनियाँ बेची हैं, बियर्डो बेची है, फिर उसके बाद विलन बेची है मेंसा ब्रांड को। कितनी की मतलब कितने टाइम पे वो बना लेते हैं और ऐसे भाई इनका मेंसा ब्रांड्स तो कर लेता है। बियर्डो के फाउंडर्स की बात मत करो यार, बियर्डो के फाउंडर आर सो एक्सेप्शनल, दे आर सो गुड एट इट। मतलब उनको पैसा बनाना आता है, गुजरात के बंदे हैं। प्रोडक्ट बनाया मतलब और बेच दिया। मतलब उन्होंने मेंसा ब्रांड को शायद से 100 करोड़ की बेची थी विलन, और यश को लेके आए थे एज अ सेलिब्रिटी, जो ये केजीएफ वाले हैं, तो उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर लेके आए थे। तो विलन की उस आइडेंटिटी पे भी आते हैं। हाँ तो भाई साहब उनका मतलब चल गया, उनका बढ़िया चल गया, उन्होंने बेच दी मेंसा ब्रांड को। अभी रेने कॉस्मेटिक्स कर रहे हैं, रेने कॉस्मेटिक्स में भी 400-500 करोड़ का धंधा कर रहे हैं महीने का, साल का। नाइस। तो उनका सॉलिड है वो साइड पे कनेक्शन। भैया क्या प्लान्स है आगे के डेसीवुड के आपके पर्सनली? डेसीवुड का तो सिंपल सा प्लान है कि 2 साल के अंदर 100 करोड़ का ब्रांड बनाना है। और मतलब वी आर इंडियाज़ फर्स्ट ब्रांड जिसके पास ऑडियो पेटेंट भी आ गया है। मतलब इंडिया का कोई भी ब्रांड नहीं है जिसके पास ऑडियो पेटेंट हो, कोई भी ब्रांड नहीं है। तो हमारे पास ऑडियो पेटेंट भी आ गया है। तो अब वो टाइम है जिस टाइम पे हम लोग इसको मतलब मचा सकते हैं। अभी तक तो सुमड़ी में खेल रहे थे, पर अब सुमड़ी से बड़ा आपने कहा कि अगले मतलब 2 साल में 100 करोड़ का धंधा बनाना है, तो वो कैसे बनाना है, उसकी प्लानिंग्स वगैरह कर सकती है? वो सारा सब कुछ प्लान होता है। क्योंकि बिना प्लान करे मतलब देखो प्लान कर सकते हो आप, ठीक है, पर प्लान एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा वो किसी को नहीं पता, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ना तो प्लान्स हमेशा हर चीज़ के ऊपर फोकस नहीं रहते हैं, राइट। कि मतलब आपको लगेगा यार ये चीज़ मैंने करने की सोची थी और यही चीज़ होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। मतलब मैं अब ये एक बुक पढ़ रहा था साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो उसमें 2 चीज़ें बोली हुई थी कि ऑप्टिमिस्टिक और पैरानॉइड। फाउंडर्स को सेम टाइम पे दोनों चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पर मेरा मानना कुछ और है, मेरा मानना है कि आपको दोनों चीज़ें होना ज़्यादा ज़रूरी है।
पैरानॉइड भी और ऑप्टिमिस्टिक भी। अब पैरानॉइड और ऑप्टिमिस्टिक का डिफरेंस क्या होता है कि पैरानॉइड में ना बंदे को लगता है कि भाई मैं ऐसा करूँगा तो बंदा मेरे से छीन लेगा चीज़ें। ये बेसिकली पैरानॉइड का कॉन्सेप्ट होता है कि और एलन मस्क इज द बिगेस्ट पैरानॉइड, ठीक है, कि उसको ये लगता है कि यार मैं अगर ये चीज़ नहीं करूँगा ना तो बंदा मतलब कुछ और निकाल के ले जाएगा। जैसे पॉलिसी बाजार के फाउंडर है, तो पॉलिसी बाजार के फाउंडर ने अभी एक पॉडकास्ट में ये बोला था कि यार मैं वन ऑफ द बेस्ट पैरानॉइड आप बोल सकते हो, मैं इंडिया में हूँ, कि मैं पैसा इसलिए उठाता हूँ कि सामने मतलब इन्वेस्टर जो है वो मेरे कंपटीशन में पैसा न डाल दे। तो कि मतलब उनको फाउंडर्स को ये डर लगा रहता है कि यार अगर मैं बढ़िया नहीं करूँगा तो सामने वाला बंदा बढ़िया करके मेरा मार्केट ले जाएगा। वही चीज़ जो आशीष दहिया नाम है शायद से उनका, पॉलिसी बाजार के फाउंडर का, तो उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि यार अगर मैं पैसा उठाता हूँ और मेरे पैसा उठाने के बाद मतलब सामने वाले इन्वेस्टर तो बाइंड हो गए मेरे साथ, तो वो सामने वाले कंपटीशन में पैसा डाल नहीं पाएगा, पर अगर मैं पैसा नहीं उठाता तो वो कंपटीशन में पैसा डाल देगा। तो वो वाली चीज़ ना मेरे को लगता है कि सारे फाउंडर्स में होनी चाहिए, दोनों चीज़ें, ऑप्टिमिस्टिक भी और पैरानॉइड भी। आप ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हो लॉन्ग टर्म को लेके, और आपको स्मॉल चीज़ों को लेके, छोटी छोटी विंस को लेके आपको पैरानॉइड होना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है कि यार आपने सोचा हुआ है कि ये चीज़ होगी, आपने मैनिफेस्ट कर रखा है कि यार ये चीज़ होने वाली है आने वाले टाइम पे, ठीक है, कि भाई मैं 1000 करोड़ का ब्रांड बना लूंगा या 2 साल में 100 करोड़ का ब्रांड बना लूंगा या कुछ भी XYZ, ठीक है, ये मेरा ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। पर अगर मैं पैरानॉइड व्यू के साथ बात करूं तो मैं ये सोचूंगा कि अगले महीने की सैलरी मेरी कैसे जाएगी अगर मेरी सेल्स इतनी नहीं हुई तो। और ये मतलब सही मैट्रिक्स है सोचने का? दोनों सही मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर आपने ऑप्टिमिस्टिक व्यू को हटा दिया तो आपकी फाउंडर वाली मेंटालिटी खत्म, ठीक है, कि आपकी फटी रहेगी। और कोई भी ऐसा फाउंडर जिसकी फटी पड़ी होती है वो फाउंडर नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि यार मतलब एक बहुत ज़्यादा फेमस कोट है कि मतलब बोलते हैं लोग कि आप फाउंडर जब बनते हो जब आप माउंटेन की छत पे खड़े हो, आपके पास पैराशूट वैराशूट कुछ नहीं है और आपको कूदना है वहाँ से, और आपको कूदते टाइम पे पैराशूट बनाना है और उससे फ्लाई करना है। अगर बन गया तो बढ़िया है, नहीं बना तो ख़त्म, ठीक है। वही वाली चीज़ होती है। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक तो रहना पड़ता है, पर ऑप्टिमिस्टिक होने के साथ साथ आपको पैरानॉइड भी रहना पड़ेगा। और उसमें साइकोलॉजी ऑफ मनी में तो ये बोला है कि यार नहीं, दोनों चीज़ें मतलब करके देख लो, दोनों चीज़ों में से एक ही चीज़ करनी पड़ती है। पर मेरा मानना यह है कि आपको दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी, ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी और पैरानॉइड भी। समझ रहा हूँ भैया मैं आपकी बात। यार सनी भैया, लास्टली फोकस ना कॉलेज पे करते हैं और ज़्यादा, क्योंकि पॉडकास्ट हम वहीं डायरेक्ट करेंगे कि कैसे आप कंटेंट भी बनाते हो बेसिकली उनके अराउंड ही। थोड़ा सा और बात उनके टर्म्स में कि कैसे कॉलेज में रहकर हम अपनी लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हैं या कैसे अपना फर्स्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या क्या गलतियाँ आपने करी है, सारे लोग करेंगे अपने फर्स्ट प्रोडक्ट में, जो कि आप श्योर मान सकते हो कि क्यों पहली कंपनी के लिए इन्वेस्टर नहीं करना होता जो लोग बच्चे करते हैं आज के इन्वेस्टर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, वो मेरा मानना ये है कि लोगों को ना वहम हो गया अब एक्चुअली में, जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको वहम हो गया है कि यार बिना इन्वेस्टर के पैसे के हम धंधा नहीं खड़ा कर सकते। हम मानने के इन्वेस्टर के पैसे से धंधा खड़ा है, अडानी ने मतलब इन्वेस्टर के पैसे से धंधा खड़ा करा है। तो ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा। हाँ, तो बेसिकली मैं यूपी से आता हूँ, तो यूपी में ना पैसों को वैसे भी डेमोनाइज करके रखा हुआ है कि यार बंदा पैसा कमा रहा है तो उसने 2 नंबर का ही पैसा कमाया होगा। वहाँ पे जितनी ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर फोकस है उतना मतलब बिजनेस साइड को नहीं एम्फेसाइज करा हुआ है यूपी बिहार की साइड पे लोगों को। तो यूपी में भी मतलब यूपी में पैसा बहुत है, ठीक है, पर पैसा किन के पास है? पैसा या तो नेताओं के पास है या फिर जिन बिजनेसमैन के पास है, तो उनको लोग यही समझते कि इन्होंने 2 नंबर से पैसा कमाया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक्चुअली में जब आप इस साइड को रियलाइज करते हो ना कि यार पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, पैसा अच्छी चीज़ ही है, ठीक है। तो ये चीज़ कुणाल शाह ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। अभी राज शर्मानी का एक जो पॉडकास्ट आया तो उसमें बहुत डीपली एक्सप्लेन करा उसने, तो वो मेरे को अच्छा लगा। मतलब मैंने कहा यार ये लॉजिकल पॉइंट है। तो जब हम कॉलेज में होते हैं ना, तो कॉलेज में हमें ये चीज़ लगती है यार हमें इन्वेस्टर से पैसा उठा के धंधा खड़ा करना है। अरे नहीं भाई, तुम्हें धंधा खड़ा करना है, उसके बाद इन्वेस्टर से पैसा लेना है। जब तक तुम कोई प्रोडक्ट सॉलिड नहीं बना लेते तो उस प्रोडक्ट के मतलब पैसा देखो, मतलब हम जितना मर्जी यूएस से कंपेयर कर लें, ठीक है, यूएस 100 है, ठीक है, और इंडिया 10 भी नहीं है, ठीक है।
ना इंडिया 10 है और ना इंडिया के इन्वेस्टर्स 10 है, ठीक है। इंडिया के जितने इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया के सारे इन्वेस्टर्स, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ये वीसीज वालों को ज़्यादा समझ में आता होगा, तूने भी बीवीसी का कोर्स ज्वाइन करा होगा, है ना, तो उसमें तेरे को आइडिया होगा कि इंडिया के जितने इन्वेस्टर्स हैं वो वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं। सिंपल सा मैट्रिक होता है, महीने का रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 5 या 10, ठीक है, कब तक वो आगे जाएगा, इंडस्ट्री वो भी, मार्केट साइज भी, मार्केट के ऊपर भी होता है कि जैसे D2C है तो D2C में 3 to 5x या 7x पे जाता है, ठीक है। अगर SaaS है तो ये निकालते हैं जनरली सारे इंडिया वीसी। हाँ, इंडियन वीसी, ठीक है। अब यूएस के वीसी कैसे निकालते हैं, उसका सीन समझ। यूएस के जितने वीसीज है ना, यूएस के जितने वीसीज हैं सारे के सारे प्रीवियस डेटा को नहीं उठाते हैं। अच्छा, कि पहले जितना बना रहा, हाँ, पहले तो बना लिया भाई, खत्म है अब वो। अच्छा, ठीक है। अब वो कैसे एनालाइज करते हैं मैं वो भी बताता हूँ कि जैसे लेट सपोज कि तुमने 10 करोड़ की सेल्स करी है, ठीक है, डन है भाई, 10 करोड़ की सेल्स करी है। अगर मैं तेरे को 50 करोड़ रुपए दूं, लेट सपोज अगर मैं तेरे को 50 करोड़ रुपए दूं, तो क्या तू 50 करोड़ रुपए से 250 करोड़ की सेल्स कर पाएगा? अच्छा, ये मैट्रिक्स होती है उनके लिए, ठीक है। अब इंडिया के वीसीज में अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्यों? क्योंकि देखो एक सिंपल सी चीज, जोमेटो और डोरडैश का एग्जांपल पकड़ के चलते हैं, ठीक है। जोमेटो को डोरडैश से बहुत कम फंडिंग मिली है, ठीक है, और वो प्रॉफिट भी बना रहे हैं, डोरडैश भी प्रॉफिट बना रहे हैं, जोमेटो भी प्रॉफिट बना रहा है। डोरडैश वहां चलता है, डोरडैश यूएस में चलता है, जोमेटो यहाँ चलता है, ठीक है। पर डोरडैश 2013 में स्टार्ट हुआ था, जोमेटो 2008 में, जोमेटो 2008 में स्टार्ट हुआ था, पर जोमेटो 2008 में फूड डिलीवरी नहीं कर रहा था, ठीक है, वो सिर्फ मेन्यूज वगैरह ये सब एक्सप्लोर कर रहा था। पर 2013 में उसने भी शुरू कर दिया था फूड डिलीवरी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर डिफरेंस कहाँ पे आता है? या आपको तो ये लगेगा कि भाई दोनों प्रॉफिट कर रहे हैं, जोमेटो बढ़िया है, फिर तो कम फंडिंग में मतलब वो कर लिया। पर इवेंचुअली भाई क्वार्टरली 2 करोड़ का प्रॉफिट है जोमेटो का, 2 करोड़ 3 करोड़, और वो कहाँ से आ रहा है? वो एफडी से आ रहा है। अच्छा, जो 6 महीने का, हाँ, ठीक है, क्वार्टरली, अच्छा, 3 महीने का, ठीक है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जोमेटो इज अ ग्रेट कंपनी, बिगेस्ट कंपनी जो मेरे को दिमाग में लगती है कि स्टार्टअप के नाम पे जोमेटो सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। पर अगर आप डोरडैश का देखोगे भाई 100 मिलियन का रेवेन्यू कर रही है वो, ठीक है। तो अब लोग बोलेंगे कि यार नहीं यार, जोमेटो और मतलब जोमेटो में लोग बस पैसा कम खर्चा करते हैं, बल्कि डोरडैश पे लोग ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। अरे नहीं, 100 मिलियन कितने हुए? 800 करोड़, 800-900 करोड़ रुपए, ठीक है। तो उस मतलब डिफरेंस देखना भाई, मतलब मेरे को लगता है जोमेटो का कैक भी तो बहुत ज्यादा होगा यार। कैक की बात नहीं है, मतलब पता क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पे ये थी शुरू से ही, मैं लिटरली फैक्ट बता सकता हूँ, 2017-18 के टाइम तक ना जोमेटो इस टाइम की वैल्यूएशन पे खड़ी होती है अगर उसको पैसा जल्दी मिल जाता तो। अच्छा, तो राजीव बिखचंदानी ने और नहीं डाला? संजीव बिखचंदानी, राजीव नहीं, संजीव बिखचंदानी सर ने बहुत पैसा डाला जोमेटो पे, बहुत पैसा। मतलब उनका तो ये समझ ले, उनका करंट में होल्डिंग 35,000 करोड़ रुपए के अराउंड होगा। कितना परसेंट होगा? मल्टीप्लायर है, परसेंटेज नहीं है, मल्टीप्लायर है उनका, ठीक है। तो संजीव बिखचंदानी सर इज अ ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर इन कंज्यूमर कंपनीज, ठीक है। पर मतलब अगर आप इस साइड पे देखोगे ना, तो मतलब उनका भी उनका सिंपल सा फंडा था यार, मेरे पास बैलेंस शीट में पैसा बचा हुआ है, मैंने पैसा डिप्लॉय करना है, मैंने इन कंपनीज में डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। पर अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ना, तो जितने भी ओजी फाउंडर्स हैं, ठीक है, तो उनको सबको मतलब अकॉर्डिंग टू मी यही लगता है कि यार मतलब उनका पता नहीं, बट मेरे को ये लगता है कि यार इंडिया की स्टार्टअप इकोसिस्टम यूएस के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बराबर नहीं हो सकता जब तक हमारे दिमाग में मेंटालिटी वही है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी मेंटालिटी वो है कि यार नोमेनक्लेचर पे जाते हैं हम लोग कि भाई नोमेनक्लेचर बोले तो कि IIM का बंदा है, नहीं है, या मैकेंजी वैकेंसी का बंदा है, नहीं है, पेडिग्री फाउंडर्स, ठीक है। अब पेडिग्री फाउंडर्स में मतलब ये तो बकचोदी बहुत होती है कि भाई पेडिग्री फाउंडर्स को बहुत जल्दी पैसा मिलता है और 30% 40% IITs के बंदे जो हैं वो यूनिकॉर्न बना के बैठे हैं। अब उससे पहले का डेटा निकाल के देखना एक बारी कि कितने IITs के बंदों को पैसा मिला और कितने बंदों ने पैसा डुबाया है, वो चीज़ क्यों नहीं मैट्रिक्स पे मतलब आती है। अब एक्चुअली में IIT के बंदों को बहुत जल्दी पैसा मिल जाता है, नो ऑफेंस टू दैट, ठीक है, क्योंकि उनका सर्कल ही वैसा होता है। IIT के बंदे जो मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर गलगोटिया की बात करें, तो गलगोटिया में अगर कोई 25-30 लाख रुपए महीने का पैकेज बना रहा है, उससे अगर हम लोग पैसा मांगने जाएँ और उसके दिमाग में भी हो कि यार मेरे को पैसा डालना है, तो मतलब मान ले कि जैसे एक हमारे टाइम पे था, एक दर्शन करके बंदा था, एक मेरे एक दोस्त है दिव्यांश, DC बोलते हैं उसको,
वो है फ्लिपकार्ट में एक कंपनी थी, राहुल करके नाम था, राहुल की कंपनी थी, वो फ्लिपकार्ट को एक्वायर हुई थी, वो SD2 बन गया था अभी शायद से। नाइस। तो उसके पास अगर पैसा मांगने जाया जाए तो मतलब ऐसे जो बड़े बड़े मतलब कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो 25-30 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, हाई पेड सैलरी वाले हैं, उनके पास अगर पैसा मांगने जाया जाए और उनके दिमाग में हो कि यार पैसा बनता है स्टार्टअप साइड पे, तो वो हमारे लिए कितना अच्छा है ना, गलगोटिया के बच्चों के लिए। तो अब वो कॉलेज का एलुमनाई बेस जो होता है, कॉलेज का एलुमनाई बेस कितना बड़ा आपके लिए क्रैक कर सकता है, वो आपको आईटी से ही पता चलता है, IIM से ही, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि यार कॉलेज का ये नहीं, भाई लोगों को ना अच्छा लगता है वो मतलब हेल्प करना, और 1 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं उनके लिए, उन लोगों के लिए, राइट। ठीक है। जो 50-50 60-60 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं उनके लिए 5 लाख रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, और वो रिस्क कैपिटल है, ठीक है। वो अगर पैसा मतलब ऐसा है कि बनेगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो खत्म है, ठीक है। पर बनने का भी अगर 5 लाख डाल रहे हो तो हो सकता है 1 करोड़ 2 करोड़ भी बने, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटीज होती हैं। फिर लास्टली आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ स्टार्ट करने का, तो कैसे करना चाहिए, कोई 3-4 स्टेप्स? अगर कोई भी बंदा स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है अभी इस टाइम पे, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ एनालाइज करो कि कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे दिख रही है आपको, जहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है ना तुरंत कूद पड़ो। ऐसा मत सोचो कि भाई पैसा होगा तो आएगा, ये होगा, को फाउंडर होगा तो करेंगे, ये होगा तो वो करेंगे, नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। आपको जहाँ प्रॉब्लम दिख रही है वहाँ कूद पड़ो, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है, ठीक है। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यार जब कोई भी बंदा बाहर निकलता है, ठीक है, तो आप एक चीज़ को रियलाइज करके देखना कि उसको पता नहीं होता कि यार वो किस साइड पे जाए, ठीक है। पर अगर आप जहाँ चलने लगोगे तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे ना, कोई ना कोई साइड मिल ही जाएगी, कोई ना कोई साइड तो मिल ही जाएगी। तो उस चीज़ के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। अगर आप अर्ली स्टेज पे हो और आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, करने लगो, रुकने का टाइम नहीं है भाई। अब रुकने का, अगर रुकोगे तो फिर कोई ना कोई आके हाथ पैर मार लेगा, राइट। कोई आपसे बढ़िया आइडिया कर लेगा, कुछ आपका ही आइडिया उठा के कुछ उससे बढ़िया कर लेगा। तो अगर आपको अफसोस करना है तो आप को फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स का वेट करो, अगर आपको अफसोस नहीं करना है तो आप शुरू कर दो। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, वार्निंग में बहुत अच्छी एडवाइसेस मिली। थैंक यू सो मच भैया।